मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में हमने कितना पढ़ लिया था या कहाँ से शुरू करना है, आप लोग बताओ। कहाँ से शुरू करना है, क्या पढ़ना है आज हमको, बताओ आप लोग। बहुत बड़ा दिख रहा है। सेक्शन 5 पढ़ रहे थे मैम। फाइव पढ़ रहे थे। हम यहाँ पे थे, यहाँ से सारी चीज़ों को हम डील कर रहे थे, ठीक है। इस जो ये ओवरलाइन है, इसके थ्रू ही हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को समझ रहे थे। तो इसको देख लेते हैं, इसके डिटेल जो सेक्शंस हमें पढ़ना है उस पर हम बात करते हैं। तो हमारा इसमें सबसे पहले आता है सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 समझ लिया था कि यहाँ भारत के हर नागरिक को सूचना का अधिकार प्राप्त है। अभी उसे कोई सूचना चाहिए तो वो करेगा एप्लीकेशन फाइल करेगा। तो वो हमने सेक्शन 6 में पढ़ लिया था कि एप्लीकेशन कैसे फाइल करेगा। उसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। एप्लीकेशन कैसे फाइल करेगा, तो यहाँ उसमें दे रखा है कि जब किसी नागरिक को सूचना चाहिए तो वो लिखित में भी सूचना प्राप्त कर सकता है या अंग्रेजी में, हिंदी में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसा उसे सही लगे वैसे वो आवेदन कर सकता है। ये आवेदन किसको करेगा, वो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को करेगा। उसके बाद में दे रखा है कि अगर वो लिखित में आवेदन नहीं कर पाता है तो वो क्या करेगा, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी सीपीआईओ और एसपीआईओ जो है उनको उनसे सहायता मांगेगा कि मैं लिख के नहीं दे सकता, तो वो मौखिक रूप से देगा, जिससे ये जो अधिकारी है ये उसको लेखबद्ध करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक पॉइंट हमारे पास आ रहा था कि यहाँ पर दूसरा पॉइंट था कि जो व्यक्ति आवेदन करने जा रहा है तो उससे कोई भी अधिकारी उसके पर्सनल क्वेश्चन नहीं करेगा। ये दे रखा है व्यक्तिगत ब्यौरे, कोई पर्सनल प्राइवेसी वाली चीज़ों को डिस्क्लोज करने के लिए वो नहीं कहेगा। वो उतनी ही चीज़ें उससे पूछेगा जितनी कि उसके संपर्क करने के लिए आवश्यक हो। मान लो जो आवेदन हमने दिया, एप्लीकेशन दी, तो अभी उसके पास वो जो अधिकारी है उनके पास उसका आंसर आ गया है। तो जब उनके पास आंसर आ जाता है तो वो हमको कांटेक्ट करेंगे कि भाई आपकी सूचना आ गई है। तो वो जितनी सूचना देने के लिए, जितना संपर्क करने के लिए आवश्यक हो उतनी ही सूचना हमें देनी है। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट इसमें बात कर रहा था कि यहाँ पर लोक प्राधिकारी को ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाएगा, आवेदन किया जाएगा, जब होता है ना कि जब हम किसी अथॉरिटी को आवेदन दे रहे हैं और वो अथॉरिटी अगली अथॉरिटी को सूचना ट्रांसफर कर रही है, मतलब उससे वो जो सूचना है वो उससे रिलेटेड नहीं है। तो वो जैसे एमपीपीएससी से हम मांग रहे हैं कोई सूचना, अभी हम सीपीआईओ या एसपीआईओ को दे रहे हैं हमारा आवेदन, तो ये लोग उधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो ऐसे जब ट्रांसफ़र वाली बात आती है तो वहाँ पर 5 दिन में उनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा दिन वो नहीं ले सकते। 5 दिन के अंदर अंदर उनको वो सूचना जो है उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ये थर्ड पॉइंट था। तो ये हमारी यहाँ तक की एप्लीकेशन हो गई थी। अभी इसके बाद एप्लीकेशन के बाद हमारे पास क्या आता है, हमने यहाँ एप्लीकेशन दे दी, अब आती है हमारी प्रोसीजर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्रोसीजर को समझेंगे। तो प्रोसीजर में भी हमने कुछ बातें देखी थी। यहाँ पर आता है पिक्चर में सेक्शन 7। अभी सेक्शन 7 में क्या होता है, सेक्शन 7 में हमारी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन को डिस्क्लोज किया जाता है, मतलब उसका निपटारा किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है या रिफ्यूज़ किया जाता है। या तो वो इनकार कर देंगे हमारी एप्लीकेशन को, या तो फिर उसको डिस्पोज करेंगे, उसका निवारण करेंगे। तो वो निवारण करेंगे तो वहाँ पे ये बातें आती है, तो इसको अभी हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो या तो वो निपटारा करेंगे या तो नहीं करेंगे। तो जब वो निपटारा नहीं करेंगे तब ये वाली चीज़ें हम देखेंगे। ये वाली चीज़ें जब वो निपटारा नहीं कर रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इनको पढ़ेंगे। अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें हमारी एप्लीकेशन का जवाब मिल रहा है, ठीक है। तो जब मिल रहा है तो हम वाले सेक्शन पढ़ेंगे। तो अभी हमको आना है, हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी है, वो एप्लीकेशन हमारी सीपीआईओ या एसपीआईओ के पास चली गई है।
अगर सेंट्रल का मैटर है तो CPIO के पास चली गई, और अगर स्टेट का है तो SPIO को हमने एप्लीकेशन दे दी। अब मान लो कि हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई, तो अब आगे क्या होगा, तो वो आगे आएगा हमारे पास सेक्शन 7। तो अभी हम बात करते हैं डिटेल्ड में सेक्शन 7 की। तो सेक्शन 7 निकाल लेंगे आप लोग भी। तो यहाँ पे क्या है, सेक्शन 7 दे रखा है अनुरोध का निपटारा। यहाँ पे क्या होता है कि धारा 5 की उपधारा 2 के परंतुक के अधीन, धारा 6 की उपधारा 3 के परंतुक के अधीन, यहाँ पर वही है जो एप्लीकेशन हमारी है वो ट्रांसफर होती है। तो ये वाली बातें वो दे रखी है कि वो 5 दिन जो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं वो है, तो इसको थोड़ा सा आप स्किप कर देना। तो ये यहाँ पर सूचना उपलब्ध कराएगा, कौन सूचना उपलब्ध कराएगा, जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी है या राज्य लोक सूचना अधिकारी है, इनको हम जब एप्लीकेशन देते हैं तो ये लोग क्या करेंगे, यथासंभव शीघ्रता से, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमने जो अनुरोध किया है सूचना प्राप्त करने के लिए, तो उसकी सूचना की प्राप्ति कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर हमें उसका जवाब वो लोग देंगे। हमने जो भी एप्लीकेशन जिस भी सूचना को जानने के लिए की है तो उसका जवाब हमें 30 दिन के अंदर देंगे। कौन देंगे, CPIO या SPIO। और ऐसी फीस के संदाय पर भी हित किए जाए, मतलब वो उसमें जितनी फीस लग रही है उतना फीस हमें देना है, तब जाके हमें वो हमारी सूचना का जवाब मिलेगा, सूचना को वो उपलब्ध कराएंगे। और 8 या 9 में निर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा। हमने देखा था सेक्शन 8 किसकी बात करता है, सेक्शन 8 में क्या दे रखा है, हाँ, यहाँ पर जो सेक्शन 8 दे रखा है उन्होंने क्या बोला कि ये अनुरोध को अस्वीकार कर देंगे, हमारी जो एप्लीकेशन है इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये क्यों करेंगे या रिफ्यूज कर देंगे, तो वो क्यों करेंगे, क्योंकि हमने ऐसी सूचना मांग ली है जो धारा 8 या धारा 9 में आ रही है। धारा 8 में दे रखा है, कुछ लिस्ट दे रखी है जिसकी सूचना हमें नहीं दी जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले तो इनका कहना यही है कि अगर कोई पब्लिक है, जनता है, वो कोई सूचना मांग रही है तो CPIO या SPIO 30 दिन के अंदर उसको सूचना देगा। जितनी भी फीस लग रही है उस फीस को अदा करने के बाद उतनी सूचना 30 दिन के अंदर वो सूचना देगा, उसका जवाब देगा। अभी एक क्वेश्चन जैसे आता है कि हमको तो पता ही नहीं है कि फीस कितनी होती है, कभी कभी क्या होता है फीस हम कम डाल देंगे, उसमें जितनी फीस लग रही है उससे कम डाल देंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन आगे दे रखा है। तो यहाँ पर 30 दिन के भीतर वो सूचना उपलब्ध कराएंगे। और अगर हम ऐसी सूचना मांग रहे हैं जो धारा 8 या धारा 9 में आ रही है तो वहां पर हमारी सूचना को रिफ्यूज कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वहां हमें सूचना नहीं दी जाएगी। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि जनरल क्वेश्चन तो यही है कि कितने दिन में सूचना का आंसर दिया जाएगा, तो वो है हमारे पास 30 दिन के अंदर। पर यहाँ परंतु में दे रखा है कि जहां मांगी गई जानकारी के संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, मतलब यहाँ पर अगर लाइफ की बात आ जाती है कि किसी फ्रीडम की बात आ जाती है, जैसे हिबियस कॉर्पस पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या होता है हिबियस कॉर्पस, हाँ, तो जैसे यहाँ पे व्यक्ति की जीवन या स्वतंत्रता से, जैसे मान लो हमें कोई किडनैप कर लेता है या हमारा जो जीवन है वो संकट में है, अभी उस वक्त अगर हमें कोई सूचना प्राप्त करनी है तो फिर ऐसा नहीं है कि सूचना उसमें उस वक्त भी 30 दिन लगाए जाएंगे। अगर कंडीशन बन रही है हमारी लाइफ से रिलेटेड, हमारी स्वतंत्रता से रिलेटेड कोई कंडीशन बन रही है तो वहां पर हम सूचना मांगेंगे तो हमें 48 घंटे के अंदर हमारी सूचना का जवाब मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, 48 घंटे के भीतर हमें हमारी सूचना का जवाब मिल जाएगा। कब मिल जाएगा, जब हमारी वो जो सूचना मांगी जा रही है ये व्यक्ति या जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। फिर बात आती है कि यदि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी उपधारा 1 के अधीन, अभी उपधारा 1 के अधीन हम सूचना मांग रहे हैं तो ये CPIO या SPIO जो है ये 30 दिन के अंदर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, मतलब 30 दिन के भीतर
हमें अगर सूचना का जवाब नहीं दे पाते हैं, असफल रह जाते हैं, तो फिर यहाँ क्या माना जाएगा? उन लोगों ने हमारे अनुरोध को, हमारी जो एप्लीकेशन है उसको नामंजूर कर दिया है। अभी 30 दिन के बाद में उनको ये जवाब पहुंचाने की जरूरत नहीं है कि आपकी सूचना को रिजेक्ट किया जा रहा है। जब नहीं आंसर दिया गया तो क्या मानेंगे कि कैंसिल ही है ना। जब जब हम कहीं रिश्ता देखने जाते हैं तो ऐसा ही होता है। अब यहाँ से समझ में आ गया होगा, कहीं हम रिश्ता देखने गए, उनका जवाब नहीं आया तो हम पूछते थोड़ी ना है कि आपका जवाब क्या है। नहीं आया तो डीम्ड, इसको क्या माना जाता है कि कैंसिल ही होगा, इसीलिए आंसर नहीं आया, है ना। तो यहाँ पे भी वही बात है कि 30 दिन के बाद में हमको ये आंसर नहीं आएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको नामंजूर कर दिया है। यहाँ नहीं आता है मतलब समझ जाओ कि हमारी एप्लीकेशन को नामंजूर कर दिया है। अभी नामंजूर क्यों किया है, इसके लिए हम कंप्लेन कर सकते हैं। हो सकता है उन्होंने ज़्यादा फीस वो चाह रहे हो, या उन्होंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन उन्हें देना हो तो वो नामंजूर कर रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में हम कंप्लेन कर सकते हैं। पर यहाँ अभी 2 में इतना हमें देखना है कि अगर वो सूचना का जवाब हमें नहीं मिलता है तो यही माना जाएगा कि हमारी सूचना को नामंजूर कर दिया है। अभी थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, ये फीस से रिलेटेड थर्ड पॉइंट जो है वो फीस से रिलेटेड है कि कोई सूचना, कोई एप्लीकेशन हम दे रहे हैं, वहाँ पर फीस भी देनी होगी। फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध हमें होगी। जितनी फीस लग रही है, जितनी लागत उसको लग रही है, वो जब हम पे कर देंगे तब हमें सूचना उपलब्ध होगी। तो यहाँ पर जो CPIO या SPIO है वो क्या करेगा कि सूचना की लागत जितनी उस पर लग रही है, जितना उसका फीस है, उसका पूरा जो ब्यौरा है वो, या हम जो सूचना निकालने वाले हैं तो सूचना निकालने वाले हैं, उस सूचना को निकालने में कितने पैसे लग रहे हैं उसकी गणना करेंगे। और वो गणना जो है वो पहले उस चीज़ की सूचना हम तक पहुंचाएंगे कि आपके द्वारा जो फीस भेजी गई है वो पूरी फीस नहीं है, तो उसका पूरा ब्यौरा वो देंगे। उस फीस को जमा करने का अनुरोध करेंगे, संसूचना भेजेगा। पहले हमारे तक ये मैसेज आएगा कि पहले आप फीस जमा करवाइए, क्योंकि हमने गणना की तो इतना इतना कैलकुलेशन निकल के आ रहा है। तो पहले फीस को जमा करने का वो अनुरोध करेंगे, हमें ऐसी सूचना भेजेंगे। और उक्त संसूचना के प्रेषण अभी क्या है, ऐसे तो 30 दिन के भीतर है कि 30 दिन के भीतर उन्हें आंसर देना है। पर मान लो हमने फीस कम भरी है, अभी फीस तो ज़्यादा लग रही है, अभी वो हमें मैसेज दे रहे हैं कि आपने फीस कम भरी है तो पूरी फीस आप पे कीजिए। तो ये इसमें भी तो कुछ टाइम लगेगा, वो सूचना हमें भेजेंगे, फिर हम फीस का संदाय उनको करेंगे। तो यहाँ ये बात दे रखी है कि उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि, इन दोनों में जो टाइम दे रखा है वो टाइम को 30 दिन की अवधि से अपवर्जित किया जाएगा, मतलब उसको माइनस कर देंगे, उसको उसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर उसको ऐड करेंगे तो मान लो कहीं दूर से सूचना आ रही है तो 8-10 दिन तो उसमें ही चले जाएंगे। तो इसीलिए ये बात यहाँ दे रखी है कि अगर हम फीस का कोई इश्यू आता है तो वो हमें मैसेज करेंगे, सूचना देंगे कि आप फीस को जमा करवाइए। और ये जो प्रोसेस चल रही है वो हमें बता रहे हैं, फिर हम उनको फीस दे रहे हैं। तो इसमें जितना भी टाइम लग रहा है उस टाइम को इस 30 दिन की अवधि से अपवर्जित कर देंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्रारूप के बारे में, जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्ट या समय सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्रारूप भी है। विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए कोई संसूचना भेजेगा। मतलब हमें हमारी जो सूचना आ रही है उसमें जैसे कोई उन्होंने आंसर हमें दे दिया है हमारी सूचना का, तो वहाँ पर फिर आगे की फीस जो है अगर हम अपील करना चाहते हैं और वो अपील कितनी समय सीमा के भीतर करना है, उसका प्रारूप क्या होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। या अगर कोई अपील का आंसर आ गया है, मान लो कोई सूचना दी, हम सेटिस्फाई नहीं हुए, फिर हमने अपील की, तो अपील के बाद भी तो हमारे पास जवाब आएगा, तो उसका अगर हमें पुनर्विलोकन करवाना है, रिव्यू करवाना है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो वाली सूचना भी वो हमें भेजेंगे हमारे आंसर के साथ में। ठीक है, फिर आता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट बात करता है कि जहाँ पर ये हमने बात देखी थी, यहाँ पे फोर्थ वाली पॉइंट की है कि अगर हमारा मैटर एक्सेप्ट हो जाता है, तो एक तो ये वाला फर्स्ट पॉइंट देख लिया हमने
कि अगर आंसर नहीं आता है तो क्या माना जाएगा, डीम्ड रिफ्यूज़ल माना जाएगा। उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई है। ये हमें खुद से समझना होगा कि 30 दिन के भीतर जवाब नहीं आया मतलब हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, नामंजूर हो गई है। ये हमने उधर फर्स्ट पॉइंट देख लिया। सेकेंड पॉइंट यही था कि जितनी फीस लगनी है उसकी वो सूचना हमें देंगे। और थर्ड पॉइंट अभी जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो डिसेबल पर्सन है, डिसेबल पर्सन को असिस्ट किया जाएगा। अगर वो कोई एप्लीकेशन कर रहा है तो असिस्ट किया जाएगा, फोर्थ वाला पॉइंट है। उसको असिस्ट किया जाएगा कि अगर उसको कोई सहायता चाहिए उस सूचना को उपलब्ध कराने के लिए, तो जैसी भी सहायता करना वहाँ पर सम्मिलित हो, उचित हो, वो सहायता उसको कराई जाएगी। ठीक है, तो ये उधर हमारे पास 3 पॉइंट। हमारा जो एप्लीकेशन अस्वीकृत हो जाता है तो हम मानेंगे कि डीम्ड रिफ्यूजल है। तो अगर मान लो वहां पर 1 के अधीन अस्वीकृत वो कर दिया जाता है तो वहां क्या होगा, यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को, अभी रीजन भी बताना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि बस रिजेक्ट हो गई तो रिजेक्ट हो गई, उसका रीजन क्या है ये हमें बताना पड़ेगा, उन लोगों को बताना पड़ेगा। तो वो रीजन बताएंगे कि क्यों रिजेक्ट हो रही है, नामंजूर हो रही है, ऐसी अस्वीकृति का कारण बताएंगे। वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी ये भी बताया जाएगा कि वो अस्वीकृति, अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो रहा है तो इतनी समय सीमा के भीतर आप अपील कर सकते हैं। अपील प्राधिकारी की विशिष्टियाँ, जो कुछ भी उसमें प्रारूप लगेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारी बातें वहाँ पर वो लोग भेजेंगे। ऐसी वो सूचना उस व्यक्ति को देंगे जो एप्लीकेशन दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्शन 7 जो है उसमें हमें हमारी सूचना का निपटारा मिलेगा। निपटारा नहीं मिल रहा है तो क्या बातें होगी, क्या क्या वो चीज़ें वो लोग करेंगे, ये बातें यहाँ पर दे रखी है। तो सेक्शन 7 में हमने देखा कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसका निपटारा हो रहा है। ठीक है, अभी सेक्शन 7 के बाद में आता है हमारे पास सेक्शन 8। क्यों 8 आएगा, क्योंकि ये हमने देख लिया सेक्शन 7 में हमने जो एप्लीकेशन दी उसको रिफ्यूज़ किया गया या तो फिर डिस्पोज किया गया, डिस्क्लोज किया गया। तो या तो वो 30 दिन के भीतर करेंगे या नॉट डीम्ड रिफ्यूजन माना जाएगा। अगर जवाब नहीं आ रहा है तो फीस का कोई इशू है तो वहाँ सूचना दी जाएगी। कोई डिसेबल व्यक्ति है तो वहाँ पर उसको असिस्ट किया जाएगा। पर अगर नहीं वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसके कारण बताए जाएंगे, अस्वीकृति के कारण बताए जाएंगे। ये सारी बातें हमने सेक्शन 7 में पढ़ी थी। ठीक है, ये सेक्शन 7 सब सेक्शन 8 यहाँ दे रखा है कि ऐसे कारण बताए जाएंगे रिफ्यूज़ करने के कारण। देखो ये टेबल बहुत अच्छी है, यहाँ से अपना थोड़ा इजीली तरीके से याद कर सकते हो कि हमने एप्लीकेशन दी या तो डिस्पोज होगी या तो रिफ्यूज़ होगी। डिस्पोज होगी 7 के तहत, अभी 7 के तहत डिस्पोज होगी तो ये 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए। पर अगर वो डिस्पोज ना होते हुए रिफ्यूज़ हो रही है, मतलब वो कैंसिल हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, तो उसके भी कारण हमने पढ़ लिए हैं। 3-4 जो रीज़न अभी पढ़े वो 7 के 8 में हमने पढ़ लिए हैं। तो ये यहाँ तक हुई चीज़ें। अभी उसके बाद में हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी। तो रिजेक्ट हो रही है तब तो उन्होंने 7 के 8 में कारण हमें बता दिए हैं, पर उसमें हो सकता है ये कुछ कारण तो ये है कि इस वजह से रिजेक्ट हुई, पर ये भी तो है हमारे पास कि इस वजह से भी तो रिजेक्ट हो सकती है। अभी इस वजह से अगर रिजेक्ट हो रही है तो हम कर देंगे, कंप्लेन कर देंगे। पर इस वजह से अगर रिजेक्ट हो रही है जो कि अंडर सेक्शन 8 में बातें आ रही है तो फिर हम कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें देखना है कि सेक्शन 8 में कौन सी बातें दे रखी है। अभी सेक्शन 8 शुरू करते हैं। सेक्शन 8 क्या बोलता है? सेक्शन 8 बोलता है कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार। ठीक है, अभी यहां तक सारी चीजें क्लियर है? यहां तक सब कुछ क्लियर है? फिर भी आपके लिए होमवर्क है कि ये जो 2 स्लाइड है, ये 2 स्लाइड, इसको आपके लिए होमवर्क है कि कल यहाँ पर आके आपको ये वाली जो पूरी और लाइन है, ये जो मैप है, रोड मैप है, इसको एक्सप्लेन करना है और प्रॉपर एक्सप्लेन करना है सेक्शन के साथ में। कि जैसे मैं अभी एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, सेम इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो ध्यान से सुनना आप लोग।
सेक्शन 8 है वो सूचना के प्रकट किए जाने से यहाँ पर छूट देता है कि अगर ऐसी इंफॉर्मेशन हम पूछ रहे हैं तो हमें वो आंसर नहीं देगा। तो पहला तो राष्ट्रहित आ जाएगा कि कोई भी ऐसी सूचना जो राष्ट्रहित से संबंधित हो, ऐसी सूचना का आंसर हमें नहीं मिलेगा। दूसरा है कि न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है कि कोई न्यायालय द्वारा या कोई अथॉरिटी है, अधिकरण है, उसने कह दिया है, अभिव्यक्त रूप से कह दिया है कि ऐसी सूचना नहीं दी जाएगी, तो वहां पर वो नहीं दी जाएगी। मान लो कोर्ट जो है वो कोई केस चल रहा है, उसकी कोई प्रोसीडिंग का कोई भी स्टेज हो कि कोई ऑर्डर है उसको डिस्क्लोज करने से मना कर दे, तो वहां पर हम ये सूचना यही मांग सकते हैं कि हमको तो ऐसा ऑर्डर हमें चाहिए ही चाहिए। अगर कोर्ट ने मना किया है या कोई अथॉरिटी ने मना किया है कि ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, तो वहां पर नहीं दी जाएगी। या ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे न्यायालय का अपमान हो रहा हो, अवमान हो रहा हो, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, ये पढ़ेंगे आगे। तो ऐसी कोई बात आ रही है तो हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है। अब कुछ चीजें तो प्राइवेसी वाली होती ही है भाई, हमारा जीवन है, हमारे जीवन में कुछ चीजें प्राइवेट होती है, तो कोई कोर्ट है, अथॉरिटी है, हर डिपार्टमेंट की कोई प्राइवेसी होती है, तो वहां पर ऐसी सूचना हमें नहीं दी जाएगी। थर्ड पॉइंट दे रखा है कि अगर कोई संसद या राज्य के विधानमंडल से रिलेटेड कोई बात है, उन्होंने भी कुछ सूचनाओं को अगर प्राइवेट करके रखा है, वहां पर कुछ स्पेशल प्रिविलेज होते हैं, वो अगर उसको भंग नहीं करना चाहते हैं, ऐसी सूचना नहीं देना चाहते हैं, तो वो फिर ऐसी सूचना नहीं देंगे। फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट दे रखा है कि जैसे कोई कंपनी होती है, गवर्नमेंट की कंपनीज है, तो वो कंपनी होती है, उनके व्यापार में गोपनीयता रखना चाहते हैं, वो उनकी जो स्ट्रेटजी है वो नहीं बताना चाहते हैं, तो अगर वो बता देंगे तो फिर क्या होगा, किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान हो सकता है। अभी कोई कंपनी है, वो बहुत मुनाफा उसका हो रहा है, अभी वो क्या क्या ट्रिक्स यूज कर रहा है, कहाँ से माल ले रहा है, कैसे उसका धंधा चला रहा है, ये सारी चीजें पूछने गए तो कि उसका वो कितनी कमाई कर रहा है, तो ऐसी चीजें अगर वो डिस्क्लोज करने गया तो वो तो मार्केट में फिर लो हो जाएगा ना, क्योंकि वो सारी उसकी ट्रिक्स जो है वो बता देगा, पब्लिकली कर देगा। और अगर इस चीज को पब्लिकली कर दिया गया तो फिर वो तो बाध्य रहेगा बताने के लिए, तो इसलिए ऐसी इंफॉर्मेशन भी हमें नहीं मिलेगी। फोर्थ पॉइंट बोलता है वैश्वासिक नातेदारी से उपलब्ध सूचना, जैसे इनकम टैक्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है, वहां की कोई सूचना है, या कोई किसी से संबंध जो है वो वैश्वासिक संबंध है, तो हम कह रहे हैं कि मतलब बिल्कुल उसकी प्राइवेसी वाली कोई बातें हैं वो हमें मिल जाए, तो वहां पर नहीं मिलती। ऐसी कंडीशन में अगर जो अधिकारी है, सक्षम प्राधिकारी है, उसको ऐसा लगता है कि हाँ ये सूचना प्रकट किया जाना चाहिए, और ऐसी सूचना प्रकट करने से क्या होगा, लोकहित का समर्थन होगा, मतलब लोक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर वाली कोई बात होगी, तो वहां पर वो देखेंगे सक्षम प्राधिकारी किसको डिस्क्लोज करना है या नहीं करना है, ये उस पर फिर डिपेंड करेगा। फिर विदेशी सरकार से विश्वास से प्राप्त सूचना, कभी कभी होता है ना, जैसे फॉरेन का कोई व्यक्ति है, वो हमारे यहाँ आया है, हमारे यहाँ मतलब गवर्नमेंट के पास आया है, वहां पे कोई काम कर रहा है, तो वहां पे हम उससे कोई ऐसे बाध्य नहीं किया जा सकता कि हमें विदेशी सरकार से कोई भी जो सूचना दी जा रही है वो हमको भी बताई जाए, वो गवर्नमेंट को बताएगा ना। जैसे हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति जाता है, फॉरेन रहता है, वो अभी कौन सी मूवी अभी चल रही है, उसमें यही तो है, अभी बिल्कुल लगी हुई है हर जगह, धुरंधर। हाँ, तो वहां पे हम थोड़ी ना उससे पूछ सकते हैं, वो रणवीर सिंह है, हाँ वो उससे, हाँ वही, तो वहां हम उससे नहीं पूछ सकते कि वहां की इंफॉर्मेशन सारी हमें बता, वो अजीत डोभाल जो था वो उसको ही बताएगा ना, हमें थोड़ी बताएगा, क्योंकि वहां की जो स्ट्रेटजी है वो वहां क्या चल रहा है वो हमें थोड़ी ना बताएगा। तो यहाँ वो वाला एग्जाम्पल यहाँ परफेक्ट है कि हम उनसे कोई सूचना प्राप्त नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट का मैटर है, वही देखेगी। फिर है सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाले, अगर ऐसी कोई सूचना हम मांग रहे हैं कि जिससे उसको शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो, तो वहां पर भी ऐसी सूचना हमें नहीं दी जाएगी। फिर जैसे कोई अपराधी है, अपराधी का अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, या कोई भी प्रोसेस उसकी अपराधी की चल रही है, तो उसकी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें अड़चन आ जाए, तो ऐसी सूचना भी हम वहां पे कोई अपराधी से रिलेटेड सूचना नहीं मांगेंगे। जैसे वो कहाँ रह रहा है, मान लो कोई है, उसको अच्छे से बिल्कुल छुपा के रखा गया है, और कोई बड़ा व्यक्ति है, उसको छुपा के रखा गया है, उस पर कोई केस हो गया है,
तो छुपा के रखा गया है, तो वहां पे फिर हम उनसे ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मांगेंगे कि हमको बताओ कहाँ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर बता दिया ऐसी सूचना को का आंसर वो देंगे तो फिर क्या है, वो तो पकड़ा जाएगा ना। तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी हमें नहीं दी जाएगी। फिर जैसे मंत्रिमंडल के कागज पत्र होते हैं उनके कुछ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, तो वो है मंत्री परिषद, सचिव, इन लोगों के बीच में क्या विचार विमर्श होते हैं। अभी जैसे ये लोग चाह रहे हैं कि कोई बिल लाना है, जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, तो इन लाना है, वो ऐसा कोई भी बिल लाना है, तो उनके बीच में क्या चर्चा चल रही है, क्या विचार विमर्श हो रहा है, वो हम नहीं जान सकते। तो इतने पॉइंट है जिनकी हमें सूचना नहीं दी जाएगी। अभी आपको क्या करना है, आप भूल जाओगे, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी पॉइंट है ऐसी नंबरिंग डालोगे, और उसके बाद में क्या करोगे, सिर्फ उतनी चीजों को हाईलाइट करोगे। जैसे कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा, भारत की प्रभुता और अखंडता, इतना। अब उसमें सारी चीजें आ गई ना, राज्य सुरक्षा वगैरह सब कुछ आ गया। फिर यहाँ पे न्यायालय का अवमान आ जाएगा। तो ऐसा आप क्या करना, पॉइंट बना लेना, या जो बेयर एक्ट है उसमें हाईलाइट कर लेना। बेयर एक्ट पढ़ो ना तो हाईलाइट करके पढ़ा करो, ज्यादा अच्छा रहता है। संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार। फिर एक आ जाएगा या वाणिज्यिक विश्वास या व्यापार, इसमें समझ में आ जाएगा, व्यापार आया मतलब सब समझ गए। फिर एक वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, ये हो गया। फिर विदेशी सरकार से विश्वास, ऐसी कभी भी लिस्ट आए तो इसको ऐसे ही पढ़ना रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा, ये इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में आएगी हमारे पास चीजें, ये अपराधियों के अन्वेषण, बस मेन मेन जो पॉइंट होते हैं वो करने होते हैं हमें। अपराधियों के अन्वेषण या अभियोजन की प्रक्रिया, अन्वेषण भी आएगा तो आप समझ जाओगे। मंत्रिमंडल के कागज पत्र, ये बस इतना हाईलाइट करना है और इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो अगर ऐसी सूचनाएं हैं तो हमें वो नहीं दी जाएगी, इसमें फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते। फिर पर यहाँ दे रखा है कि परंतु, ये झ का जो है, झ का पॉइंट दे रखा है कि परंतु यह कि मंत्री परिषद के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, तो वो चीजें हमें जनता को उपलब्ध कराई जा सकती है। जैसे कोई बिल बना है, अभी बिल बन गया है, उसके बाद में अगर हम वो चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका क्या कारण था, क्या क्या चीजें उस बिल को बनाने में यूज हुई है, तो वहां पर उनके जो विनिश्चय हो गए हैं, वो विषय जो है, विषय पूरा या समाप्त हो गया है, तो उसके बाद में वो जनता को बता सकते हैं। फिर तो हमारे सामने आ ही जाता है ना, जो भी बिल है, एक्ट है, वो आ ही जाता है, तो उसके बाद वो जनता को बता सकते हैं। परंतु यह और कि वे विषय जो इस धारा के निर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किए जाएंगे। कुछ बातें और यहाँ पर दे रखी है, बस एक ही दे रखी है, ये एक ही है। देख लेना कितने हैं, अब ये अ ज क में समझ में नहीं आ रहा है, तो देख लेना टोटल कितने पॉइंट है। तो सबसे लास्ट वाला पॉइंट बस यही है कि व्यक्तिगत सूचना से, पर्सनल लिबर्टी से अगर हमारा वो सूचना संबंधित है तो वो नहीं दी जाएगी। जैसे कि मान लो एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होता है ना, बहुत लोग बिल्कुल एकांत जगह चूज करते हैं, वहां पे अगर उन्होंने कोई रिसर्च करनी होती है तो वहां जाके रह रहे होते हैं कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, तो वहां पर हम ये सूचना नहीं मांग सकते कि वो फलाना व्यक्ति कहाँ पर है, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, उसकी एकांतता पर अतिक्रमण होगा। तो लास्ट वाला पॉइंट व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है। अगर लोग अधिकारी को ऐसा लगता है, समाधान होता है कि बताना जरूरी है, तब जाके ही वो बताएगा, नहीं तो वो नहीं बताएगा, ठीक है। ये सारी चीजें सेक्शन 8 की थी। अभी आपको जो होमवर्क दिया है उसका ध्यान रखना है, वो वाला होमवर्क कल आपको कंप्लीट करके आना है, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। और देख लेना सेक्शन 8 को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, बाकी का। हाँ, उसकी एक वेबसाइट होती है, तो ऑनलाइन आरटीआई में मतलब खैर वो है ना, इतना काम करता नहीं है, क्योंकि मैंने इस चीज़ का पहले भी आंसर दिया था कि जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं, तो देखना नहीं देखना, आंसर आना नहीं आना, जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें अब तो आजकल ऑनलाइन हो गई है। तो हम लोग गए थे खरगोन में धुरंधर 2 देखने, तो वहाँ पे व्यवस्था, जो वॉशरूम था वो बहुत गंदा था और पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो फिर ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये सारी चीज़ें हमें सर्विस देना,
तो वहाँ बाहर गार्ड को बोला मैंने कि कैसी है, पानी भी नहीं है, अगर किसी को कोई परेशानी हुई, इमरजेंसी हो तो वो क्या करेगा? तो बोले बाहर जाएगा। मैंने कहा फिर 200 रुपये आप किस चीज़ के ले रहे हो? तो बोले कि ऐसे तो फिर इतने सारे लोग आते हैं, इससे पहले शो हुआ, इसके बाद में शो हो रहा है, तो क्या हम साफ ही करवाते रहेंगे? तो मैंने कहा भाई हर व्यक्ति से तुम 200 रुपये ले भी तो रहे हो, तो अभी अभी गार्ड को क्या ही बोले, और कुछ मेन वहां पे कोई दिखा भी नहीं, और अपने को इतनी इन्फॉर्मेशन थी भी नहीं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या चीजें आती है। घर आके रिसर्च की, इसके बाद में मेरे पास ये ऑप्शन था कि या तो अभी हम तो एडवोकेट है, तो या तो डायरेक्ट उनको नोटिस भेज देते, तो वो उस चीज का सॉल्यूशन करते, और नहीं करते तो उसको कोर्ट आना पड़ता, और या तो ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दे। अभी मैं खरगोन थी, मुझे तो बड़वा आना था, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई तो करे, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दी। अभी उसका जवाब तो कुछ नहीं आया। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है कि अभी हमारा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ऑनलाइन जब हम फाइल करते हैं कंप्लेन, तो हमारे पास चीज़ें इतनी जल्दी हमें फीडबैक उसका नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऑनलाइन की एक वेबसाइट होती है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी है, मतलब जैसा फॉर्म फिल करते हैं वो सारे क्वेश्चंस पूछते जाएंगे। एक काम करेंगे, कल देख लेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फाइल करते हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है। हाँ। अरे आप फिर देखो ना, डिपार्टमेंट वगैरह में जाओगे तो लोग बाग भी तो कैसे होते हैं। मतलब वो लोग भी इतने सरकारी डिपार्टमेंट में लोग बाग इतने एक्टिव होते नहीं है ना, तो वो कहाँ हमारे। हाँ वो हम वो। हाँ वही वही। हाँ हाँ ऐसा। नहीं तो वो जो पहचान वाले होते हैं तो वहां तो जाना ही नहीं है ना, पोस्ट ऑफिस में भेज दो, नाम डिस्क्लोज मत करो अपना। हाँ ऐसा। तो है ऑप्शन, तो कल देख लेंगे, ऑनलाइन वाली पीपीटी प्रिपेयर कर लेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पे अपन फाइल ही करेंगे ना, बड़े बात से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आरटीआई फाइल करेंगे। चलो कल अपन देखना कि क्या करना है, कौन सी किस चीज के बारे में करें। अभी रोड तो अच्छा हो गया है, तो अभी किस चीज के बारे में करें? बहुत ज्यादा परेशानी है, कितने एक्सीडेंट होते हैं। हम्म। तो इससे रिलेटेड भी कुछ करेंगे, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और कल आरटीआई फाइल करेंगे ऑनलाइन। ठीक है। चलो तो फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।